इस संविधान वचन के मुख्य प्रवक्ता हैं धीमान साहब। तो उनका हम लोगों को बहुत लाभ मिलता है इस संविधान के बारे में, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी न होने की वजह से हम लोग बहुत कम संविधान के प्रति अपनी भावनाएं अर्पित कर पाते हैं। जब से मैंने धीमान साहब का ये संविधान के ऊपर वाचन सुना है, तब से मेरी बहुत काफी इसके प्रति आस्था और बल्कि श्रद्धा भी मैं कहूँगा बढ़ी है, और बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं। तो मेरा कोई खास सवाल नहीं है, मैं सिर्फ समय था इसलिए मैंने हैंड रेज कर दिया था। मैं ये चाहता हूँ कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो रिक्वायरमेंट है कि एक तो वो सिटीजन हो, नागरिक हो भारत का, और दूसरा उसकी आयु 35 इयर्स से नीचे न हो। तो क्या एजुकेशन के लिए भी मतलब कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चाहे वो एजुकेटेड हो या अदरवाइज हो तो चलेगा क्या? इस बारे में मैं चाह रहा था प्रोफेसर साहब थोड़ा इसके बारे में बताएं कि क्या एजुकेशन का कोई कंडीशन नहीं है इसमें? आदरणीय आरसी धीमान साहब। हेलो। जी। हाँ, जी उतना ही पर्याप्त है। और जब हम एजुकेशन की बात करते हैं कि यस उसका एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है, तो यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपका, हैं? और अब सवाल ये पैदा होता है कि एजुकेशन शब्द से आशय क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द एजुकेशन हियर? हैं? एक विधायक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है। एक पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है, और एक नागरिक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है। हम राज्यपाल की बात ही ना करें, हैं? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है, और सामान्य सा एक भारत का नागरिक बनने के लिए भी एजुकेशन की आवश्यकता है। क्यों है? क्या? तो सवाल ये पैदा होता है, कौन सी एजुकेशन बहुत जरूरी है? बीए, एलएलबी, एलएलएम, कौन सी एजुकेशन बहुत जरूरी है? तो सबसे जरूरी है संविधान की जानकारी होना। एक गवर्नर बनने के लिए संविधान की जानकारी तो होना ही चाहिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स का इस्तेमाल करने के लिए संविधान की जानकारी नहीं होगी तो आईएएस अधिकारी जो बताएंगे वही समझ में आएगा, एक वकील जो बताएंगे वही समझ में आएगा। तो देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान की शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य होना चाहिए। वेरी पहली बात तो, है ना? अब अगर जो है राज्यपाल को बीए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, नेट होना अनिवार्य कर दिया जाए, तो कार्य क्षमता जिस व्यक्ति के अंदर है, जिसके अंदर संगठनात्मक शक्ति है, जिसके अंदर वैचारिक शक्ति है, जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, और वह इस एकेडमिक क्वालिफिकेशन की वजह से फिर वहां नहीं पहुंच पाएगा। भारत देश के अंदर ज्योतिबा फूले जी के आगमन से पूर्व भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति
और पिछड़ा वर्ग जिसे शूद्र समाज कहा जाता है, वह शिक्षा से वंचित था। उसे शिक्षा का अधिकार ही नहीं था। अब बची बात जो है जनरल की, तो जनरल में भी जो है जो कुछ वर्ग थे उन्हें बहुत कम शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था। और उस समय से जो है कुछ वर्ग को ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। तो भारत देश का इतिहास जब हम देखते हैं तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने का ही अधिकार नहीं था। जब मैकाले ने भारत के अंदर शिक्षा की बात कही तो शिक्षा का विरोध हुआ कि नहीं, शिक्षा तो सिर्फ उन लोगों को ही दी जाए जिनको शिक्षा की आवश्यकता है, जो शासन सत्ता का काम करते हैं, जो उच्च पदों पर हैं या उच्च वर्ग है, उन्हीं को शिक्षा दी जाए। सामान्य आम जनता को शिक्षा की क्या जरूरत है? तो मैकाले ने जब सिद्धांत डेवलप किया तो कहा कि भाई जो है उच्च वर्गों को शिक्षा दी जाए और जो बाकी उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको शिक्षा जो है उन्हीं से जुड़े रहेंगे तो उनको भी शिक्षा मिलने लगेगी। तो शिक्षा यहाँ का विवादित इश्यू है भारत देश के अंदर और शिक्षा की ही लड़ाई है। तो इसलिए शिक्षा के अभाव में योग्य व्यक्ति जो है वह विधायिका में जाने से वंचित न रह जाए, गवर्नर बनने से वंचित न रह जाए, इसलिए रिप्रेजेंटेशन मस्ट है। रिप्रेजेंटेशन मस्ट तो है, प्रतिनिधित्व मस्ट है। यहाँ पर एक अनुसूचित जाति का अनपढ़ व्यक्ति भी गवर्नर अगर बनने में क्षमता रखता है तो बन सके, क्योंकि वहां पर अनुसूचित जाति का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। वहां पे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति का प्रतिनिधित्व होना बहुत जरूरी है। और उस समय जब अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा प्राप्त करना अपराध था, शिक्षा प्राप्त करने पर जिब्या काट ली जाती थी, तो उस परिस्थितियों से निकल के इस वर्ग में शिक्षित व्यक्ति, इस वर्ग को जब संविधान मौका दे रहा है बराबर का रिप्रेजेंटेशन का, आरक्षण दे रहा है कि आप आइए पढ़िए लिख करके अपना प्रतिनिधित्व करिए, तो शिक्षा एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बैरियर लगाना नाइंसाफी है। और फिर जब शिक्षा एक विशेष वर्ग तक ही सीमित थी, देश के 95% लोगों के पास शिक्षा ही नहीं थी, तो उस समय फिर शिक्षा का बैरियर लगा देने से क्या होता कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका पे फिर उसी 5% वर्ग का कब्जा रहता और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था मेंटेन करनी थी वो संभव नहीं हो पाती। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का की जो परिकल्पना संविधान निर्माताओं ने की वह पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए एजुकेशन का बैरियर नहीं लगाया गया। थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अशोक सोनवानी जी, आपका हैंड रेस है, कृपया अपनी बात रखना। सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। आवाज जा रही है सर? आ रही है। चलिए, रिस्पेक्टेड धीमान साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे राज्यपाल के नियुक्ति से लेकर के उनके विशेषाधिकार सारी बातों पर आपने विस्तार पूर्वक रखी है, पर मैं अभी देख रहा हूं, जैसे कि मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी ST SC OBC और जो कहना चाहिए जनरल समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए सबको मिला करके 76% रिजर्वेशन इन्होंने विधेयक ला करके पास किया है और राज्यपाल को हस्ताक्षर के लिए दिया गया है। किंतु राज्यपाल को ऐसा कौन सा विशेषाधिकार है कि जैसे अभी वो हस्ताक्षर करने से पहले उनको कुछ 10 सवाल भेजे हैं राज्य शासन को
कि इन 10 सवाल आप जवाब दोगे, वो 10 सवाल तो मेरे पास नहीं है, तो इसके बाद ही हस्ताक्षर होंगे और मामला चली गई है सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो ये राज्य सरकार एक तरफ से काम करता है, इसके बाद राज्यपाल ऐसा लगता है कि दूसरे के इशारे पे काम करता है, तो थोड़ा सा इसे क्लियर करेंगे। ये एक राजनीतिक सवाल है और ये किसी राजनीतिक व्यक्ति से पूछा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। विधि के दृष्टिकोण से जब मामला जो है न्यायपालिका के अंदर आ गया है उच्च न्यायालय में, धीमान साहब मैं बता सकता हूँ इसका आंसर। हाँ इसका आंसर मैं बता सकता हूँ। सोनवानी साहब, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं जी साहब, तो इसका आंसर यह है कि राज्यपाल महोदय को अधिकार है, राज्यपाल महोदय को अधिकार है कि स्टेट सरकार ने जो कानून पास किया है उसको उनके हस्ताक्षर के लिए भेजा है। परिभाषा इसकी यह है कि राज्यपाल महोदय उसका अवलोकन करें और अवलोकन में यदि उनको कुछ कमियां लगती हैं, कुछ खामियां लगती हैं, तो वो अपने सुझाव के साथ राज्य सरकार को वापस कर सकते हैं, राज्य सरकार को वापस कर सकते हैं। राज्य सरकार पुनः उस पर विचार करेगी सदन में, और राज्य सरकार चाहे तो राज्यपाल के महोदय के सुझावों पर विचार कर सकती है। राज्यपाल सरकार यदि ना चाहे तो राज्यपाल महोदय के सुझावों पर विचार नहीं कर सकती है, विचार करने के लिए बाध्य नहीं है। वो चाहे तो पुनः जिस रूप में उसने पहले पास किया था उसी रूप में पुनः पास करके दोबारा से राज्यपाल को महोदय के पास भेज सकती है। अब संवैधानिक वादा यहाँ पर यह है कि यदि राज्यपाल सरकार दोबारा राज्यपाल के पास भेजती है तो राज्यपाल महोदय को उस पर साइन करने ही होंगे, ये बाध्यता है। या तो वो साइन करें और यदि वो सहमत नहीं है तो अपने पद से रिजाइन करें, यदि सहमत नहीं है तो वो पद से रिजाइन कर दें, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए वो राज्य सरकार को भेज सकते हैं, ये उनको अधिकार है। राज्य सरकार यदि उसको पुनः उसी रूप में दोबारा भेज देती है राज्यपाल महोदय के पास, तो राज्यपाल बाध्य है सरकार द्वारा विधानसभा में द्वारा पारित निर्णय पर साइन करने के लिए। समझ रहे ना मेरी बात? जी समझ मेरी बात सुन पा रहे ना? स्पष्ट हुआ कि साहब सुन पा रहा हूं। जी क्लियर है। स्पष्ट हुआ कि नहीं समझ पाए आप? समझ में आ गई। पाल विचार हेतु एक बार के लिए विचार हेतु राज्यपाल महोदय भेज सकते हैं, है ना? ये रहता है, ये है इसका आंसर। जी चलिए और बताइए। बहुत बहुत साधुवाद। एक और हैंड रेस है, रविंद्र प्रताप जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। और रविंद्र प्रजापति जी, आप भी अपना सवाल पूछ लीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। जी प्रश्न रखिए अपना। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। प्रजापति अपना मतलब हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए तो उम्र 35 वर्ष अनिवार्य है, और सर इसका बोले तो नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन सर ऐसा क्या है कि पार्टी से किस लिया जाए या किसी राष्ट्रपति नहीं करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जो है
चीफ जस्टिस बताया, ये जो है हाई कोर्ट के जो है मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। उस राज्य के, जिस राज्य का राज्यपाल है, उस राज्य की जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है, ये बताया हमने। शपथ जो है कि जो प्रक्रिया हमने बताई है वो हाई कोर्ट के समक्ष मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है। आपका जो सवाल है ना, हाँ पूछिए, आवाज नहीं आ रही अब आपकी। के लिए हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्किंग में नहीं हैं। रविंद्र प्रजापति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप नेटवर्किंग में नहीं हैं। भीम प्रकाश जी, आप भी अपना क्वेश्चन कर लीजिए। हेलो आपका सर, हैंड आ रेस रही है। है? हाँ आ रही आवाज, बोलिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि राज्यपाल बनाने के लिए ऐसे किस व्यक्ति को लिया जाता है, सत्ताधारी पार्टी से या किसी भी व्यक्ति को लेकर बना सकते हैं, ये क्वेश्चन। जिसे मेरे मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है सर। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई है, उतनी क्वालिफिकेशन जिस व्यक्ति में होगी उसको नियुक्त किया जा सकता है। और जो है, जो प्रधानमंत्री का पैनल है, उसके द्वारा जो है सजेशन दिया जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति द्वारा जो है उसकी नियुक्ति की जाती है। यस, राइट आंसर। हाँ सर थैंक यू सर। जी भीम प्रकाश जी, आप भी जी। अपने क्वेश्चन रख लीजिए। जी जय भीम नमो बुद्धाय सभी के लिए। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर मेरा एक प्रश्न ये है कि सर वैसे मान लीजिए हाई कोर्ट के जो सुप्रीम है, जो न्यायमूर्ति है, वो नहीं है। हाँ हाँ नहीं है। तो उन परिस्थितियों में जैसे शपथ दिलाना या फिर उनके जो अधिकार मतलब कार्य क्षेत्र में जो आने, तो उनको वो कौन करेगा उनकी अनुपस्थिति में? देखिए, इस संबंध में भारत के संविधान का अनुच्छेद 159 हमें देखना होगा, और उसमें राज्यपाल द्वारा शपथ कराने के लिए जो है प्रक्रिया बताई गई है, और साफ साफ बताया गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के अंदर जो हाई कोर्ट है, हर राज्य की एक हाई कोर्ट होती है, उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष जो है शपथ लेंगे। परंतु आपका सवाल है कि जब मुख्य जो है न्यायमूर्ति नहीं होंगे उस हाई कोर्ट के, तो उनको शपथ कौन दिलाएगा? तो उनकी अनुपस्थिति में जो भी सीनियर मोस्ट जज होगा, उनकी अनुपस्थिति में उस कोर्ट के अंदर जो भी सीनियर मोस्ट सबसे सीनियर होगा, उनके बाद को दिलाएंगे शपथ राज्यपाल महोदय को। हाँ बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन है श्रीमान जी, हाँ कि अगर राज्यपाल जैसे हस्ताक्षर के लिए कोई विधानसभा द्वारा पारित बिल भेजा जाता है और वह उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है, पॉकेट में रख लेता है, तो इस विषय में क्या? देखिए, लीगल प्रक्रिया है जो राज्यपाल महोदय को शक्तियां प्राप्त है। राज्यपाल एग्जीक्यूटिव का प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री। एक्चुअली राज्यपाल का रोल क्या होता है? राज्यपाल
जो है अपने राज्य की कार्यपालिका शक्ति को धारित करता है, ठीक है, और जो कार्यपालिका शक्तियां हैं उसको एग्जीक्यूट करता है। असल में पावर राज्यपाल में नहीं था। अब वह अपनी कार्यपालिका की शक्तियों को एग्जीक्यूट कैसे करता है? अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। राज्यपाल अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने अधिकारियों के माध्यम से करता है। उसके अधिकारी कौन है? उसके अधिकारी उसके ऑफिस के अंदर जो भी कर्मचारी, जो भी पदाधिकारी हैं, प्राधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो हैं, वो अधिकारियों को कार्य सौंपते हैं, वो करते हैं। अब जो ये मंत्रिमंडल है, किसी राज्य का मंत्रिमंडल, वो भी उन्हीं अधिकारियों की परिभाषा में आता है। तो राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग जो उनकी मंत्रिमंडल है उसके माध्यम से भी करते हैं। तो विधायिका जो भी कानून जो है बनाती है विधानमंडल के अंदर, और उसको बनाने के बाद जो है वो कार्यपालिका को देती है, राज्यपाल को देती है। तो राज्यपाल में शक्तियां निहित हैं, उन्हीं की शक्तियों का तो प्रयोग ये मंत्रिमंडल कर रहा है। राज्यपाल महोदय अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। मंत्रिमंडल कार्यपालिका होती है। देखिए, जो मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका है और जो विधानसभा है वो विधायिका है। जैसे ही विधानसभा का कोई सदस्य कोई मंत्री का पद धारण करता है और मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में आ जाता है तो वो कार्यपालिका बन जाता है, और उसके माध्यम से जो है कार्यपालिका की शक्तियों का राज्यपाल महोदय करते हैं। अब राज्यपाल महोदय को संतुष्ट होना जरूरी है। वह अपनी कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के माध्यम से करते हैं। कार्यपालिका शक्तियां इसमें निहित होती मंत्रिमंडल में भी, तो अब उनका संतुष्ट होना जरूरी है। उनका संतुष्ट होने का, जो विधायिका ने कानून बनाया है उस पर वो संतुष्ट होंगे। हस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि आई एम एग्री ऑफ द कंटेंट्स, जो भी उसमें कंटेंट्स है उसको मैंने पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद समझ लिया है, समझने के बाद मैंने पाया है कि ये संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है। यह जो भी विधि बनाई गई है विधायिका द्वारा, वह संविधान के प्रावधानों के अनुरूप है, संविधान के खिलाफ नहीं है। तो अब जो पूरा कानून बनता है वहां पर जो है विधानमंडल के अंदर उसका ऑब्जर्वेशन होता है। राज्यपाल के पास लीगल सेक्शन भी होता है, वो अपने सेक्शंस के माध्यम से भी देखते हैं, और अगर उसमें कोई बिंदु ऐसा लगता है कि ये पॉइंट जो है संविधान के अंदर उपलब्ध कानून के खिलाफ है या असंगत है, तो उस पर वो रिमार्क लगा करके वापस भेज सकते हैं। मेरा सवाल है कि वापस ना ही भेजे और हस्ताक्षर भी ना करे तब है? अगर हस्ताक्षर भी ना हो और वापस भी ना भेजा जाए तो ऐसे कितने दिन तक रुक सकता है? युक्त जितना उनको समय चाहिए, रिजनेबल उसको व्यस्तता और जो है जो रिजनेबिलिटी है उसके अनुसार, लेकिन वो एक सीमा के बाद जो है उसको जो है उस पर उन्हें एक्शन लेना ही होगा। यदि वो आप पेंडिंग रखते हैं, वो सीमा क्या है? हाँ, वो सीमा जो है आगे जो है मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर वह सीमा पार हो जाती है तो भाई वो पेंडिंग बहुत ज्यादा समय तक नहीं रखा जा सकता, फिर जो है उसको न्यायालय में चला जाएगा मामला। हाँ नहीं जी बाबू जी, उसमें जो बाध्यता है राज्यपाल महोदय की, तो ये है कि जैसे अभी हाउस चल रहा है, ठीक है, इस हाउस ने एक विधेयक पास करके पारित करके राज्यपाल महोदय को भेज दिया। आपकी आशंका यह है कि राज्यपाल महोदय ने उसको अपने पास रिजर्व रख लिया, ना तो उसको वापिस किया ना उस पर साइन किया। यही आशंका है ना आपकी? यस सर। इसमें राज्यपाल महोदय इस बात के लिए बाध्य हैं कि दूसरा सेशन जब बुलाया जाएगा, दूसरे सेशन से पहले
उनको उस विधेयक पर निर्णय लेना ही पड़ेगा। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू सर। निर्णय उनको लेना ही पड़ेगा, या तो उस पर रीमार्क करके वापस करें हाउस को, या साइन करें, ये उनकी बाध्यता है। दूसरा, इसका जो व्यवहारिक पहलू है राज्यपाल का और राज्य सरकार का, इसका व्यवहारिक पहलू ये है कि मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए राज्यपाल महोदय बाध्य हैं। वो उसके केवल सुपरवाइजर हैं। वो एक बार विचार करने के लिए वापस तो कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसे डिनाई नहीं कर सकते। अगर मंत्रिमंडल और विधानसभा पुनः उसी रूप में फिर वापस कर देती है राज्यपाल महोदय को सिफारिशों के साथ, तो उनको साइन करना ही करना है। और दूसरा सेशन आने से पहले, क्योंकि दूसरा सेशन जब आता है मुख्यमंत्री के अनुरोध पर, तो वो राज्यपाल की अनुमति से ही आता है। इसलिए इस सेशन में जितने निर्णय ले गए हैं उनको निपटारा करना, उनका निर्णय करना राज्यपाल महोदय की बाध्यता है। समझ गए ना? समझ गया, थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 5 सवाल है जिनके जवाब माननीय आशीष धीमान साहब ने दिए, और बीच में हमारे महोदय ने भी दिया, और सवालकर्ता को उनकी जो शंका थी समाधान। अब अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी सभा के अध्यक्ष महोदय माननीय हो तो अध्यक्ष माननीय जी। अध्यक्ष जी नहीं जुड़े हैं, साफ सही रखवा लो। मेरे ख्याल से करा दो महोदय। अब सभ्य सत्ता करा दो, 9:15 बज गए। जी जी जी, जैसी जिस तरह की आदेश वैसे ही काम हो गया है। हम सामूहिक